Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the next part of the video, which name is Principle of Scientific Management. The third techniques of scientific management. ये थर्ड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब तक आपने दो चीज पढ़ा. पहला आपने पढ़ा फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में. दूसरा मैंने आपको बताया है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो आपने पढ़ लिया. ये जो तीसरा जो उसने टेक्निक्स दिया था टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो है आपका वर्क स्टडी. जो हम वर्क करते हैं उस वर्क का स्टडी कैसे करते हैं कि वर्क स्टडी इज ए सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स रिलेटिंग टू वर्क सो एज टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टेक्निक्स. अब कैसे कैसे हम वर्क स्टडी करते हैं. सपोज करिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आपको अपने वर्क का स्टडी करना है तो आप कैसे करेंगे कि आपने कितना वर्क किया, क्या उसका. तो आप सबसे पहले जो वर्क कर रहे हैं आप खुद उस अपने वर्क का एक स्टैंडर्ड फिक्स करिए. पहला काम. आपको कौन ऑब्जर्व करेगा आप उसको फिक्स करिए. कोई सुपरविजन आपका करे, आपके मम्मी पापा आपके पेरेंट्स हो, आप उनको कह दिए कि मैं कुछ वर्क कर रही हूं, आप सुपरविजन करिए. कुछ भी सोचे वो क्या कैसे सुपरविजन करना है आप छोड़ दिए उनके ऊपर. इट्स अनदर पार्ट. आप लगा दिए उनको सुपरविजन करने के लिए अपना. आप अपने खुद वर्क का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करिए और उनको दिखा दिए कि मैं इस स्टैंडर्ड का वर्क मुझे करना है. ये मैंने स्टैंडर्ड वर्क का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया और टाइम भी फिक्स करके इस वर्क को मैं इतने देर में कर लूंगी. जैसे सपोज करिए आपको कोई टास्क अगर दे दिया कि बेटा देखो ये एक क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को याद करके सुनाना है. कितने देर में? आधे घंटे में, हाफ एन आवर. आपको टास्क मिल गया. स्टैंडर्ड क्या है? कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए. इन्फ्लुएंटली आपको आंसर देना है. ये स्टैंडर्ड हुआ. बिटवीन द आंसर you do not hesitate at any point. तो अब इस तरह का आपने स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप अब स्टडी करना शुरू करेंगे अपने वर्क का. आपको क्या करना है? तो सबसे पहले जो आपने स्टडी करते हैं वो है मेथड स्टडी, कि आप जो वर्क करने जा रहे हैं उसमें आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे. ये टेक्निक्स है. मेथड एक टेक्निक है, इसलिए इसमें मेथड की बात हो रही है. तो अब जब मेथड है होना चाहिए, तो मेथड की जब बात करेंगे तो मेथड भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. यानी कि मेथड का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड में वर्क होना चाहिए. तो सबसे पहले मेथड आप कौन सा यूज करेंगे, उस मेथड स्टडी की बात किया जाए. मेथड स्टडी रिफर्स फाइंडिंग आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब. एक अच्छा तरीका होता है आप अपने काम को करने का अच्छा तरीका खोजना ही क्या होता है? मेथड स्टडी होता है. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग एनी जॉब. यानी कि देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर कंप्लीटिंग एनी जॉब. जबकि किसी जॉब को, किसी काम को, यहाँ पे जॉब से मतलब है वर्क, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए वेरियस मेथड होते हैं, बहुत से डिफरेंट मेथड होते हैं. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर. आपको क्या करना है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करेंगे तो उसमें जो स्टैंडर्ड क्या होगा? उसमें स्टैंडर्ड ये होगा कि जो हम प्रोडक्शन करें उसका वो प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए, और जो क्वालिटी है वो उसकी क्वालिटी उम्दा क्वालिटी होनी चाहिए. स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, और जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कस्टमर द्वारा गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी. टेलर यूज दिस टेक्निक्स इन डिवाइजिंग
the concept of assembly line, the method of production should not be decided by rule of thumb approach, but all the methods should be applied in the organization, and the method which brings maximum benefits with minimum cost should be adopted. Ford Motor Company used this method very successfully. टेलर ने कहा कि जो मेथड है प्रोडक्शन का, कोई जरूरी नहीं कि उसको रूल्स ऑफ थंब की तरह से इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब मैं बॉस हूं, मैं सुपीरियर हूं, तो मैंने जो रूल्स कह दिया, मैंने जो सिस्टम बता दिया, उसी को फॉलो करना है, बाकी आप अपना कोई सजेशन नहीं दे सकते। ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई मेथड्स आपको सजेस्ट में लेना चाहिए एम्प्लॉय से, वर्कर से, और उसमें से जो सबसे बेस्ट हो उसी को आप एडॉप्ट करें। और इसी तरह से फोर्ड मोटर कंपनी है, फोर्ड की कार आपने देखा होगा, फोर्ड ट्रैक्टर देखा होगा, तो जो फोर्ड का जो कंपनी है फोर्ड, उसने इसी तरीके को अपनाया है, और जिससे उसके वहाँ और वो सक्सेसफुल भी हुआ है एक बिजनेसमैन के रूप में। सेकंड जो आपका स्टडी है, मोशन स्टडी। पहला तो आपने कौन से बेस्ट वे, विच इज द बेस्ट वे ऑफ योर डूइंग वर्क, आपके काम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो आपने अभी तक ढूंढा। अब आपका मोशन स्टडी है। मोशन स्टडी मतलब आप जो मेथड अपना रहे हैं उस मेथड में काम की स्पीड क्या होगी, गति क्या होगी। यानी कि मोशन स्टडी इज द टेक्निक्स यूज्ड टू स्टडी द वेरियस मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग position etc. of workers while performing a particular task. The objective of motion study is to identify wasteful or unnecessary motions, movements and eliminate them to determine the best way of doing a particular job. मोशन स्टडी में क्या है कि जो हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क में आपका कितना आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, आपके बैठने का तरीका, आपके पोजीशन चेंज करने का तरीका, जब भी आप उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो वेस्टफुल मूवमेंट जो होता है कि अभी मुझे वर्क करना है, यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे अगर इस रिमोट की जरूरत है तो पता चला रिमोट कहाँ है, वहाँ पे है। जबकि मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ तो ये रिमोट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि मुझे जो वेस्टफुल मूवमेंट है वो ना हो। अगर ये अगर वहाँ पे पता चला रहे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से इस वर्क करने के रिमोट लाने के लिए क्या जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से हम ऐसे इसको क्या करेंगे, चलाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसका जो वेस्टफुल मूवमेंट है वो वर्कर्स के बीच होगा, और जब वेस्टफुल मूवमेंट होगा तो अननेसेसरी टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इस अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसीलिए इसकी जगह पे उन्होंने वो आपने जानते हैं कि हेनरी फ्योल ने ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का रूल दिया हुआ है कि एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन, एवरीवन एंड एवरीथिंग, आपको याद होगा, एवरीवन एंड एवरीथिंग इज आर टू बी एट वन प्लेस। हर एक चीज और हर एक आदमी उसका जहां पे सुटेबल जगह होना चाहिए वहीं पर होना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है। और उसी चीज को यहां पर एलिमिनेट किया जाएगा, उसी चीज का यहां पे इंप्लीमेंटेशन किया, लेकिन यहां पे उसको मोशन स्टडी के रूप में लिया। और उन्होंने कहा कि जो भी जॉब परफॉर्म किया जा रहा है उस जॉब में फालतू का अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मोशंस नहीं होने चाहिए। इन मोशन को एलिमिनेट जितना जल्दी किया जा सके कर दिया जाए। Through motion study, an attempt is made of how know whether some elements of a job can be eliminated, combined, or their sequence changed to achieve the necessary rhythm. Taylor used stopwatches and various symbols and colors to identify different motions
On close examination of body motions, it is possible to find out different types of motions: productive, incidental, going to stores, and unproductive. तो इस तरह का उन्होंने कुछ कलर्स का यूज किया। जैसे आप देखे होंगे कि कई जगह पे आप जाएंगे तो जहाँ पे कुछ डेंजर टाइप चीज रहता है तो ऐसे रेड कलर में रहता है, और उसमें ऐसे वो क्या होता है, स्केलेटन रहता है, ठीक है, स्केलेटन रहता है, खोपड़ी रहता है, तो उस पर नीचे लिख दिया जाता है डेंजर, तो उसको रेड कलर में दिखा दिया जाता है। तो ऐसे ही उस फैक्ट्री में भी कुछ ऐसे इंडिकेशन लगा दिए कि आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे ये टूल्स है, यहाँ पे ये कुछ और सिस्टम है। तो इस तरह का उन्होंने डिफरेंट कलर से उन्होंने क्या किया था, उसको इंडिकेशन दे दिया, उस पर कुछ लिखवा दिया जाना चाहिए। इस तरह से ऑब्जर्वेशन में दिक्कत नहीं होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज ऑब्जर्व थ्रू मोशन स्टडी दैट वर्कर्स हैज टू मूव फ्रीक्वेंटली फॉर टेकिंग टूल्स फ्रॉम टूल बॉक्स, then such wasteful movements can be eliminated by keeping the toolbox near the workers। यानी कि अगर मैंने क्या बताया अभी कोई कि ये रिमोट अगर वहाँ पे हो, तो अगर टूल्स बॉक्स वहाँ पे हो और यहाँ पे वर्कर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पे उसको टूल्स की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे कीबोर्ड की ज़रूरत है, माउस की ज़रूरत है, ये स्टिक की ज़रूरत है, ठीक है, और रिमोट कंट्रोल की जरूरत है। तो ये चीजें मेरे आसपास रहनी चाहिए जिससे हमारा वेस्टफुल मूवमेंट ना हो, ठीक है। तो इसलिए कहा कि वर्कर्स को बार बार फ्रीक्वेंटली उस टूल बॉक्स की उसको जरूरत पड़ती है, टूल्स की जरूरत पड़ती है, और बार बार वो अपना सिस्टम छोड़ के जाता है टूल्स लेने के लिए टूल बॉक्स से। तो इससे अच्छा उस वर्कर्स के नजदीक ही या यहाँ पर या वहां पर वर्कर्स के नजदीक ही उस टूल्स बॉक्स को क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। ये टूल्स ने टेलर ने सजेस्ट किया था। इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इफिशियंसी लेवल ऑफ द वर्कर्स। और जब उसका वेस्टिंग मूवमेंट कम होगा, उसका मूवमेंट क्या होगा, कम होगा, तो वो जो मूवमेंट आपका टूल्स को या किसी चीज़ में फालतू चीज़ खोजने में लगाया, उस चीज़ को वो प्रोडक्शन में लगाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट आपका है टाइम स्टडी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइम स्टडी होना जरूरी है। मैंने इससे पहले कि आप जब वो कोई वर्क डिसाइड कर लें कि आपको वर्क करना है, लेकिन कितने देर में करेंगे, तो आप उस वर्क का टाइम फिक्स करिए। उस टाइम के बीच में आपको वर्क करना है। अब उस टाइम के बीच में अगर आपको वर्क करना है तो कितना टाइम आपने फिक्स किया है। It determines the standard time taken to perform a well-defined job. Under the time study, the job or operation is divided into series of elements, and time taken in performing each element of task is recorded within measuring devices such as stopwatch, etc. Standard time is fixed for the whole task by taking several reading and observation। तो आप जानते कोई फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं तो उनकी 10 बजे एंट्री है तो रिंग लगेगी। तो अब एंट्री हो गई, अब उनकी कब निकलने की एंट्री होगा, लंच की एंट्री होगी। जैसे आप स्कूल में आते हैं 8 बजे आते हैं, मॉर्निंग बेल लगती है आपकी प्रेयर के लिए, असेंबली के लिए, फिर आपके क्लासेस शुरू हो जाते हैं, फिर आपके लंच के बेल होते हैं, फिर आप लंच क्लोज के बेल होते हैं, लंच ओवर के बेल होता है, फिर आपके क्लासेस शुरू हो जाते हैं, फिर लास्ट में आपके स्कूल ओवर का बेल होता है। तो ये एक क्या है, ये समझ जाइए कि एक स्टॉप वॉच वर्किंग है। तो ऐसे ही कोई वर्क परफॉर्म किया तो उसके लिए भी एक स्टॉप वॉच की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, टाइम मेजरमेंट कॉस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय ए वर्कर टू मेक 100 पेन्स इज 20 मिनट। सो इन 1 आवर्स वर्कर्स विल मेक 300 पेन। यानी कि अगर एक वर्कर को अगर 100 पेन प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया है और उसको 20 मिनट 100 पेन्स वो 20 मिनट्स में बना रहा है,
100 पेन अगर वो 20 मिनट्स में बना रहा है, यानी कि वो 60 मिनट में कितना बनाएगा? 300। यानी कि वो 300 पेन क्या करेगा? 1 आवर में बनाएगा। यानी कि 1 घंटे का अगर उसको टाइम आपने दिया हुआ है टास्क परफॉर्मेंस का, तो उसमें वो 300 पेन प्रोड्यूस करना है। एज्यूमिंग दैट ए वर्कर्स work from 8 hours in a shift, and after deducting 1 hour for rest and lunch, it is determined that 7 hours a worker will make 2100। यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटे का अगर लंच रहता है, तो उस लंच को छोड़ देंगे तो आपको 7 आवर एक वर्कर्स को मिलेगा, और 7 आवर्स में 1 आवर्स में वो 300 पेन्स प्रोड्यूस करेगा। तो 7 आवर्स में कितना करेगा? 2100 पेन्स प्रोड्यूस करेगा। इस तरह के केस स्टडी आते हैं। नेक्स्ट आपका है फैटिग स्टडी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है कि ए पर्सन इज बाउंड टू फील फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड इफ ही कीप्स ऑन वर्किंग विदाउट रेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि एक व्यक्ति बहुत थक जाता है जब फिजिकली या मेंटली रूप से, जब उसको अपने काम के दौरान किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट ना मिले। इन सच केसेस ही विल नॉट बी एबल टू डू वर्क विथ फुल कैपेसिटी। और जब उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं देंगे तो फुल कैपेसिटी और एनर्जी के साथ वो वर्क नहीं करेगा। इफ ही इज अलाउड अ रेस्ट इंटरवल, अगर उसको आप एक रेस्ट इंटरवल अलाउ करते हैं, तो ही विल रिकूप द एनर्जी लॉस्ट इन कंटिन्यूस वर्क। यानी कि अगर उसको आप रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करते हैं, तो इस बीच में वो इंटरवल में अपने जो एनर्जी है उसको रिकूप कर लेगा, मतलब रिकवर कर लेगा एनर्जी को जो उसने लगातार काम करते हुए खोया था, एंड स्टार्ट वर्किंग विद सेम पोटेंशियल। और इंटरवल के बाद वो फिर सेम पोटेंशियल के साथ वर्क करना स्टार्ट करेगा। जैसे आप स्कूल आते हैं तो 4 बेल पढ़ते हैं, फिर लंच होता है, कुछ आप लंच करते हैं, तो फिर एक एनर्जेटिक होते हैं, और फिर 5th बेल से आप 8 बेल तक पढ़ाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप बीच में एक मिड टाइम में आपको एक रेस्ट इंटरवल दिया जाता है, जिससे आप फिर से क्या करें, री एनर्जेटिक हो जाए। तो फैटिग स्टडी सीक्स द डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग ए टास्क। यानी कि किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसमें कितना का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है। In other words, fatigue study is used to find out how long a person can perform the standard task without any adverse effect of his health। यानी कि फैटिग स्टडी क्या है कि एक व्यक्ति बिना रेस्ट किए कितने देर तक काम कर सकता है, ये फैटिग स्टडी हुआ। आप बिना रेस्ट किए कितने देर तक बैठ के पढ़ सकते हैं, ये फैटिग स्टडी हुआ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क। एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट्स है। इफ आफ्टर 1 शिफ्ट वर्कर्स गेट फिजिकली एंड मेंटली tired, then he can assign first and third shift and given rest interval of in second shift। यानी कि अगर 3 शिफ्ट चलते हैं किसी फैक्ट्री में, तो अगर फर्स्ट शिफ्ट में उसकी ड्यूटी है, तो फर्स्ट शिफ्ट के बाद वो फिजिकली और मेंटली रूप से थक जाता है, इसलिए उसको सेकंड शिफ्ट में न करके अब उसको थर्ड शिफ्ट में बुलाया जाएगा। और ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में काम करने वाले जो लोग रहेंगे वो थर्ड शिफ्ट में नहीं बुलाया जाएगा, अब उनको फर्स्ट शिफ्ट में बुलाया जाएगा। तो इस तरह से वर्क करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।